हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एसएससी जेई का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कवर किया था आपका टेंशन मेंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने अब तक उन सभी पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उन सभी पार्ट्स को कवर कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे आपके एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपका डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में भी जितने क्वेश्चन आज तक आपके एसएससी जेई एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस किया जाएगा। हालांकि क्वेश्चंस आपके पास बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, मोर देन 75 प्लस क्वेश्चन अब तक आपके कंप्रेशन मेंबर से पूछे गए हैं। इसको यहां पर हमने टोटल 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने की कोशिश की है, जिसका मैं आज पहला पार्ट कवर करवाऊंगा। पहले पार्ट्स में आपके राउंड ऑफ 20 क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को उसी वे में कवर करवाया जाएगा जैसे कि हम प्रीवियस से करते आ रहे हैं। अपने क्वेश्चन को टॉपिक के साथ लिंक करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स को भी डिस्कस किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो एसएससी जेई 2004 में आया गया था। क्लियर है? देखिए, क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है, पहले हम थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज ले लेते हैं कि कंप्रेशन मेंबर क्या होता है और कंप्रेशन मेंबर के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपके एग्जाम के अंदर एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा नीचे दिए गए में से कौन से आपके पास कंप्रेशन मेंबर है और कौन से हमारे पास टेंशन मेंबर है। तो जब हमने टेंशन मेंबर की स्टडी की थी तो मैंने टेंशन मेंबर भी आपको बताए थे कि कौन से टेंशन मेंबर होते हैं और कौन से आपके पास कंप्रेशन मेंबर होते हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे अपना कुछ कंप्रेशन मेंबर्स के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं सर आप? सर हम बात कर रहे हैं आपके कंप्रेशन मेंबर की। ठीक है, अब जब हम कंप्रेशन मेंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कंप्रेशन मेंबर में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं आपके सर कॉलम की। किसकी बात कर लेते हैं सर? कॉलम की बात कर लेते हैं। तो कॉलम भी क्या है सर हमारे पास? इट इज ए कंप्रेशन मेंबर। क्या है सर आपके पास? एक प्रकार का ये भी एक कंप्रेशन मेंबर है। क्लियर है? सारे आपको ये क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं मिलेंगे। सेकंड होता है कि जो कॉलम का जो हम क्लासिफिकेशंस करते हैं, किसका सर? कॉलम का। कॉलम का जो क्लासिफिकेशंस किया जाता है वो आपके पास अकॉर्डिंग टू स्लेंडरनेस रेशो भी किया जाता है, जिसको मैं लैम्डा बोलता हूं, और अकॉर्डिंग टू शेप भी किया जाता है। क्लियर है? ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि कॉलम का जो क्लासिफिकेशन हमने स्लेंडरनेस रेशो के आधार पे भी देखा था और उसको शेप के आधार पे भी देखा था। अब जब हम बात कर लेते हैं आपके सर कॉलम की, तो कॉलम आता आपके पास कैसा हो सकता है? कॉलम हमारे पास सर वर्टिकल भी हो सकता है और आपके पास इंक्लाइंड भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि सर इंक्लाइंड नहीं हो सकता है। आपने बड़े बड़े मॉल्स के अंदर देखा होगा, और बड़े बड़े मॉल्स के अंदर क्या होते हैं, आपके कुछ इंक्लाइंड कॉलम भी होते हैं। वो किस लिए लगाए जाते हैं? थोड़ा सा एस्थेटिक व्यूज के लिए दिखाए जाते हैं, ताकि लोगों का अट्रैक्शन उसके प्रति ज्यादा बने। ठीक है, आपको देखने के लिए एक जगह भी मिल जाएगी, वहां पर एक प्लेस भी हो जाएगा, घूमने का घूमना हो जाएगा, और वहां पे आप शॉपिंग कर लोगे। क्लियर है? ये सभी आपको देखने को मिलेंगे बड़े मॉल में। क्लियर है? क्यों सर आपके पास वर्टिकल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। क्लियर है? उसी तरह से आप सभी जानते हैं कि जो कॉलम की जो लेंथ होती है उसकी विड्थ से ज्यादा होती है। लेंथ ज्यादा यानी कि लेंथ को हम एज ए हाइट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। कॉलम के बाद हम एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं यहाँ पर, वो रहता है सर आपका स्ट्रट। तो स्ट्रट भी क्या है? एक प्रकार का, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, इट इज ए कंप्रेशन मेंबर। ये भी क्या है सर आपके पास? कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, अब जो मेरे पास ये स्ट्रट होता है, स्ट्रट भी आपके पास क्या हो सकता है सर? ये भी सर वर्टिकल भी हो सकता है और आपके पास सर ये इंक्लाइन भी हो सकता है। कैसा हो सकता है सर? वर्टिकल भी हो सकता है और इंक्लाइन भी हो सकता है। बट ध्यान रखना, जो स्ट्रट की जो लेंथ होती है वो आपके पास स्मॉल होती है एज कंपेयर टू कॉलम। यानी कि जो स्ट्रट की जो लेंथ होती है, स्ट्रट की जो लेंथ होती है वो क्या होती है सर आपके पास? लेस देन होती है आपके कॉलम लेंथ से। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी क्लियर हो गया है। अगर मैं तीसरे एग्जांपल की बात कर लेता हूं, तो तीसरा एग्जांपल आता है आपके पास कौन सा? दैट इज बूम। कौन सा आता है? बूम। तो अगर मैं बूम की बात कर लेता हूं, तो बूम भी क्या है आपके पास? एक प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर है। क्या है सर? एक प्रकार का प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर है। क्लियर है? ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हुआ होगा।
उसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं आपके फोर्थ जैसे डी, जैसे आप क्या करते हो इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस के बारे में आप स्टडी करते हैं, तो वहां पे जो आपके पास इंडस्ट्रियल रूफ ट्रस होता है उसके अंदर कुछ कंप्रेशन एलिमेंट्स होते हैं और कुछ हमारे पास टेंशन एलिमेंट होते हैं। बट जब हम बात करते हैं उसके कंप्रेशन एलिमेंट्स की, तो जो आपका रूफ ट्रस का जो टॉप कोड होता है वो अंडर इन कंप्रेशन होता है। तो देखिएगा कि रूफ ट्रस किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, रूफ ट्रस का जो टॉप कोड होता है, टॉप ऑफ कोड होता है, वो क्या होता है आपका अंडर कंप्रेशन होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, राफ्टर बोल सकते हैं। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं सर, आपका राफ्टर बोलते हैं। और इसी राफ्टर को आप और भी बोल सकते हैं सर, इसी को हम मेन स्ट्रट भी बोलते हैं। क्लियर है। टेंशन मेंबर के एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करवाए थे जब हमने टेंशन वाले पार्ट्स को कवर किया था। शायद मैंने आपको वहां पे ये भी बताया था कि काफी बारी आपके इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका एलएनटी हो या आपकी छोटी मोटी जो भी आपकी इंडस्ट्रियल लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हो, यहाँ से पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टेंशन एंड कंप्रेशन। कौन से एलिमेंट्स आपके पास टेंशन होते हैं और कौन से एलिमेंट्स हमारे पास कंप्रेशन होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये चीज लर्न है तो ज्यादा बेटर होगा। क्लियर है। थोड़ा सा एक आइडिया लेना चाहिए था आपको कि सर कंप्रेशन मेंबर के कौन कौन से एग्जांपल है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसे नहीं है कि सर ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, बिल्कुल ये एग्जाम ओरिएंटेड है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ की बात कर लेते हैं। अब सर जब हम इफेक्टिव लेंथ की बात कर लेते हैं तो ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर इफेक्टिव लेंथ का जो कंसेप्ट है आया कहाँ से है। ठीक है, तो ये चीज तो हम देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, कि एक आपके पास सर लेसिंग होता है और एक आपके पास बेटन्स होते हैं। थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। एक लेसिंग होता है सर आपके पास और दूसरा सर मेरे पास बेटन्स होते हैं। ठीक है, अब जो ये लेसिंग और बेटन्स होते हैं इनका एक ही फंक्शन होता है। क्या होता है, सबसे पहले तो जो भी आपका कंप्रेशन मेंबर होते हैं उनके एलिमेंट्स यानी कि उनके मेंबर्स को होल्ड करके रखना। तो ये क्या करता है सर आपका, ये होल्ड द मेन मेंबर इन पोजीशन। तो आप लिख सकते हैं प्राइमरी क्या है सर, होल्ड दी मेन मेंबर्स इन पोजीशन। ठीक है, मेन मेंबर को होल्ड करके रखना है। दिस इज द प्राइमरी एम। ये क्या है सर, इसका प्राइमरी एम है। ठीक है, अगर मैं इसका सेकेंडरी एम की बात करता हूं तो सेकेंडरी एम क्या है सर, दूसरा है टू इंश्योर द, तो आप लिख सकते हैं टू इंश्योर द इक्वल फोर्स कह दो या स्ट्रेस बोल दो। ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन दी कॉलम बोल दो, यहां आप कंप्रेशन मेंबर बोल दो। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास। क्लियर है। अब यहाँ पे जो मेरा लेसिंग होता है और बेटन्स होता है उसको एक थोड़ा सा मैं एक डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिएगा आपके पास दो कॉलम बना देते हैं। ये मेरे पास एक कॉलम ये हो गया आपके पास और दूसरे कॉलम आपके पास सपोज कीजिएगा ये हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात कर लेता हूं सर, एक कॉलम आपके पास सर ये हो गया है और दूसरा कॉलम सर आपके पास ये हो गया है। अब इन दोनों ही कॉलम्स को आपको क्या करके रखना है, होल्ड करके रखना है अपनी पोजीशंस में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रोवाइड करते हैं सर, यहाँ पर लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो लेसिंग कुछ इस तरह से होती है आपके पास, ये क्या है सर, लेसिंग। अब जब हम लेसिंग की बात करते हैं तो लेसिंग आपके पास सिंगल लेसिंग भी हो सकता है सर और डबल लेसिंग भी हो सकता है। बट जब हम बात करते हैं आपके बैटन्स की, तो बैटन क्या है, एक प्रकार की सर स्टील प्लेट है। क्या है बैटन, स्टील प्लेट है। और क्या करती है, कुछ आपके मेंबर्स को कनेक्ट करती है। जैसे एक ये हो गया हमारे पास और एक ये हो गया और एक मेरे पास ये हो गया है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है मेरे पास सर, ये है लेसिंग। ठीक है, लेसिंग। और ये क्या है सर मेरे पास, ये है सर बैटन। क्या है सर, ये मेरे पास बैटन। अब ये मेरे कहां पे लगे हैं, एंड पे। तो मैं सर इसको एंड बैटन नाम दे सकता हूं, यस सर दे सकते हैं। ये भी मेरा एंड पे लगा है तो सर मैं इसको भी नाम दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं, एंड बैटन नाम दे सकता हूं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये मिड पे लगा है तो इसको मैं इंटरमीडिएट बैटन बोल सकता हूं। कौन सा बोल सकता हूं सर, इंटरमीडिएट बैटन बोल सकते हैं। तो आपको मैंने बैटन की क्लासिफिकेशंस भी बता दी है। बैटन क्या होते हैं आपके पास, ये एक प्रकार के सिंबल स्टील प्लेट होता है। ठीक है, जो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है आपका सर, आपका प्रोवाइड किया जाता है कॉलम में। कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है सर, कॉलम में प्रोवाइड किया जाता है। और इसको जो डिजाइन किया जाता है वो एज ए शॉर्ट कॉलम की तरह डिजाइन किया जाता है। कैसे डिजाइन किया जाता है,
एज ए शॉर्ट कॉलम की तरह डिजाइन किया जाता है। तो लेसिंग और बैटन्स के बारे में आपको क्लियर हुआ? यस सर। सिर्फ फर्क इतना है कि जो लेसिंग की जो लेंथ होती है, देखिएगा यहाँ पर जो लेसिंग की जो लेंथ होती है, लेसिंग की लेंथ क्या होती है सर? ज्यादा होती है आपके बैटन के लेंथ से, बैटन के लेंथ से, ठीक है। और जो लेसिंग सिस्टम है, लेसिंग सिस्टम का यूज आप किसी भी कंडीशंस में कर सकते हैं, बट बैटन सिस्टम का यूज आप इसेंट्रिक कनेक्शंस में नहीं करते हैं। कि जब आपके कॉलम में क्या आ रहा होगा सर, कुछ इसेंट्रिक लोडिंग कंडीशंस आ रही होगी, तो हम बैटन कॉलम्स यूज नहीं कर सकते हैं। तो बैटन्स, तो आप लिख सकते हैं बैटन सिस्टम इज नॉट preferred when column is eccentric connection, कि जब आपके कॉलम में क्या हो सर, कुछ इसेंट्रिक कनेक्शन आ रहा हो, ठीक है। इसेंट्रिक कनेक्शंस या बोल सकते हैं इसेंट्रिक लोडिंग, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में काफी बारी पूछा जाता है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया है। अब अगर मैं बात करता हूं इनकी इफेक्टिव लेंथ की, तो अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ किसकी बात कर रहे हैं सर, हम आपके बैटन की भी करेंगे और लेसिंग भी करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ होता है, एल इफेक्टिव लेंथ फॉर किसकी, हम लेसिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेसिंग या लेस्ट कॉलम लिख दो आप इसको, इफेक्टिव लेंथ फॉर लेस्ट कॉलम, ठीक है। और दूसरा आएगा आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ कौन सा कॉलम आपके पास, बैटन कॉलम, ठीक है। जो आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेस्ट कॉलम होता है वो क्या होता है, इंक्रीज बाय 5%, उसको इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज बाय 5% इंक्रीज किया जाता है। बट जब हम बात करते हैं आपके सर बैटन कॉलम्स की, तो इसको इंक्रीज किया जाता है बाय 10% से, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि जो मेरा सर एल इफेक्टिव होता है, एल इफेक्टिव क्या होता है, देखिएगा एल इफेक्टिव होता है आपके पास इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज इक्वल टू के इंटू एल होता है, ठीक है। जहां पे के क्या है आपके पास, एक कांस्टेंट फैक्टर है। एल क्या है सर मेरे पास, यहाँ पर सर एल है आपके पास एक्चुअल लेंथ या अनसपोर्टेड लेंथ, क्लियर है। अब जो मेरे पास यहाँ पर ये के है, ये डिपेंड करता है किस पे, एंड कंडीशंस के ऊपर और उसकी बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्लियर है। आगे आएंगे तो वहां पे भी मैं बताऊंगा। तो आज क्या पूछा गया था कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम्स इज इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज किया जाता है सर, 10% इंक्रीज किया जाता है। तो ये बैटन्स का है, और लेस कॉलम का कितना इंक्रीज किया जाता है, 5% किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास लेसिंग है। अब जब इन दोनों को कंबाइन करता हूं मैं, इन दोनों कॉलम को और इस विद लेसिंग को, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको सर लेस कॉलम बोला जाता है, क्लियर है। अब मेरे पास क्या है, ये दो कॉलम है, इन दो कॉलम को मैंने किसके साथ कनेक्ट किया है, बैटन के साथ कनेक्ट किया है, तो इसको क्या बोला जाता है सर, इसको बैटन कॉलम बोला जाता है। क्लियर है? डाउट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, हालांकि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। इसी क्वेश्चन को प्रोसीड किया गया है कुछ और एक क्वेश्चंस में। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोला गया है 2005 में कि एज पर द कोड द स्लेंडरनेस रेशो ऑफ द लेसिंग बार फॉर कंप्रेशन मेंबर शुड नॉट बी एक्सीड। किसकी बात कर रहा है वो, लेसिंग बार की बात कर रहा है। लेसिंग बार मींस बोले तो लेसिंग की बात कर रहा है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको लेसिंग, ठीक है। तो देखते हैं, जब भी हम बात करते हैं आपके स्लेंडरनेस रेशो की, स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है आपके पास सर, ये होता है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम होता है। क्या होता है सर, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम होता है। जहां पर अगर मैं एल इफेक्टिव की बात करता हूं और इस आर मिनिमम की बात करता हूं, तो आर मिनिमम क्या होता है सर, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशंस। तो आप लिख सकते हैं लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। लीस्ट लिखना है भाई, तो ये हो जाएगा लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशंस होता है, ठीक है। जो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है सर आपके पास, सर आर मिनिमम जो होता है हमारे पास, वो होता है आपके पास दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आई बाई ए होता है। आई क्या है सर हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ए क्या हमारे पास सर, एरिया है। क्लियर है। एल इफेक्टिव क्या होता है सर हमारे पास, ये होता है सर इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम होता है। क्या होता है सर, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम होता है। क्लियर है? यस सर।
जहां पर अगर मैं इस एल इफेक्टिव की बात करता हूं तो एल इफेक्टिव क्या होता है सर हमारे पास K इंटू एल होता है, ठीक है। जहां पर इस एल की बात करते हैं और इस K की बात कर लेते हैं तो आपके पास क्या होता है सर, ये होता है सर अनसपोर्टेड लेंथ होता है, दैट इज अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम होता है, या फिर आप एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम बोल दो। क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर K क्या है मेरे पास सर, ये कांस्टेंट फैक्टर है। K क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है, जो किस पे डिपेंड करता है सर, आपके एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई, एंड कंडीशंस पे। तो हम लिख सकते हैं ये एंड कंडीशन बोलो या सपोर्टिंग कंडीशंस बोल दो, या फिर सपोर्टिंग कंडीशंस या बाउंड्री कंडीशन भी बोल सकते हैं आप। सपोर्टिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्लियर है। तो आज तो आपको देखना है सर इसका किसका, लेसिंग का देखना है। किसका देखना है सर आपको, लेसिंग का देखना है। लेसिंग का इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन अकॉर्डिंग टू IS 800 के मुताबिक आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। सपोज करो आपके पास एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम आपके पास ये है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है सर, सिंगल लेसिंग प्रोवाइड की है। कौन सी लेसिंग, सिंगल लेसिंग। सिंगल लेसिंग भी हो सकता है और आपके पास डबल लेसिंग भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। सिंगल लेसिंग आप कहीं पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, डबल लेसिंग आप सिर्फ क्रॉस मेंबर में प्रोवाइड करते हैं। कुछ इस तरह से है, दिस इज द लेसिंग, ये लेसिंग हो गया आपके पास, ठीक है। और कुछ इस तरह से लेसिंग हो गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, दैट इज सिंगल लेसिंग। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सर सिंगल लेसिंग, सिंगल लेसिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस लेसिंग की बात करेंगे कि जो लेसिंग का स्लेंडरनेस रेशियो होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे आपके स्लेंडरनेस रेशियो की। स्लेंडरनेस रेशियो जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सबसे पहला आएगा आपके पास, पहला कौन सा आएगा सर, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार। इसको हम 1 लिख देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, 0.1 डाल देते हैं, इसको ए देते हैं 0.1 का 1, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार। तो हम लिख देते हैं स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार। तो लेसिंग बार का जो स्लेंडरनेस रेशियो है शुड नॉट बी एक्सीड 145 mm, वो 145 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो आपको मिल गया है आंसर सी, ठीक है। अब काम इतना ही नहीं है, अब देखिएगा इस लेसिंग बार का आपको स्लेंडरनेस रेशियो पता चला, बिल्कुल सही। क्या आपको इस कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो पता है जब आपका ये विद लेसिंग है? नहीं पता है, तो आपको वो भी देखना है। तो अगर मैं बात करता हूं इसके बी की कि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेस्ट कॉलम, किसकी बात करेंगे हम, लेस्ट कॉलम की बात करेंगे हम, ठीक है। तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं सर, इसके दोनों की, ये दोनों जो कॉलम है किसके साथ सपोर्ट है सर, आपके पास ये लेसिंग के साथ कनेक्ट है। तो उस कंडीशन में हमारा जो स्लेंडरनेस रेशियो होना चाहिए वो किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 1.05 टाइम्स ऑफ एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी कि 1.05 का मतलब है कि उसको 5% इंक्रीज किया गया। लेस कॉलम के लिए कितना परसेंट इंक्रीज किया गया है सर, 5% इंक्रीज किया गया है। तो बैटन कॉलम के लिए कितना इंक्रीज करेंगे सर, बैटन कॉलम के लिए हम 10% इंक्रीज करेंगे। तो मैंने यही तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चंस में बताया था कि लेसिंग के लिए कितना परसेंट इंक्रीज करेंगे सर, 5% इंक्रीज करेंगे, और बैटन्स के लिए कितना इंक्रीज करेंगे सर, हम 10% इंक्रीज करेंगे। क्लियर है, ये क्वेश्चन ओके हो गया है सर, यस सर हो गया है, क्लियर है। अब जब हम बात कर लेते हैं एक और की, कि देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि जो आपका ये कॉलम है, और ये कॉलम किससे कनेक्टेड है सर, आपके लेसिंग से कनेक्टेड है। तो ये जो आपके पास ये लेसिंग एलिमेंट्स है, ये भी क्या कर सकते हैं सर, हमारे बक्कल कर सकते हैं। तो जिसको हम देख सकते हैं कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका कॉम्पोनेंट काउंट कर सकते हैं इसका। तो लेसिंग ऑफ कॉम्पोनेंट क्या बोल सकते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉम्पोनेंट क्या होना चाहिए आपके पास। एक और ये भी पूछा जाता है कि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंपोनेंट शुड नॉट एक्सीड, वो 50 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी कि जब इस
यहाँ पर क्या है, आपके कॉलम है और ये लेसिंग है, अगर ये बकलिंग ना आए, इसके अंदर कोई बकलिंग ना आए, तो उस कंडीशन में आपका स्लेंडरनेस ऑफ कंपोनेंट किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए सर, 50 से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, या फिर 0.7 टाइम ऑफ एक्चुअल सिलेंडर, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमने किसकी बात की थी सर, आपके सिलेंडरनेस रेशो के कंसेप्ट की बात की थी। क्लियर है? तो उसी तरह से अगर हम आपको कोई बोले कि सिलेंडरनेस रेशो ऑफ कंपोनेंट सिर्फ किसका, बैटन का, तो सिलेंडरनेस रेशो ऑफ कंपोनेंट की जगह हम क्या डाल रहे हैं, बैटन डालेंगे, बैटन का। तो बैटन का क्या होना चाहिए सर, शुड नॉट एक्सीड 1.10 ऑफ एक्चुअल सिलेंडरनेस रेशो, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान हो गई है। क्लियर है? तो जितना भी इंपॉर्टेंट कोडल प्रिजन था वो मैंने आपको बता दिया है। इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट भी है कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये जो लेसिंग आपकी प्रोवाइड की जाती है वो आपके पास इंक्लाइन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है? तो एंगल ऑफ लेसिंग क्या रहता है आपके पास, दिखेगा, एंगल ऑफ जो लेसिंग रहता है वो आपके पास 40 और 70 डिग्री के बीच में रहता है। ठीक है? किसके बीच में रहता है, 40 और 70 डिग्री के बीच में रहता है। ठीक है? अब जो हम लेसिंग है, लेसिंग का यूज आप कहाँ कर सकते हैं सर, फ्लैट सेक्शन में भी कर सकते हैं और एंगल सेक्शन में भी कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जो लेसिंग का जो यूज्ड है वो हम सर कहाँ कर सकते हैं, वो आपका एंगल सेक्शन में भी कर सकते हैं, एंगल सेक्शन में भी कर सकते हैं, और आप अपना फ्लैट सेक्शन में भी कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, जब हम फ्लैट सेक्शन में कर रहे हैं तो वहां पे थीटा इज मोर देन कितना होता है सर, 70 डिग्री होता है। क्लियर है? उसी तरह से जब हम बैटन की बात कर लेते हैं, बैटन्स इज प्रोवाइडेड, जो बैटन्स जो प्रोवाइडेड किए जाते हैं वो आप ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में प्रोवाइड किए जाते हैं। कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं सर, ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है बहुत बारी आपके एग्जाम के अंदर कि जो आपका लेसिंग होता है वो आपका उसका एंगल कितना होता है सर, वो 40 से 70 डिग्री के बीच में होता है, और जो बैटन्स होते हैं वो आपके ट्रांसवर्स डायरेक्शंस में प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ? यस सर। तो इस तरह से जितना भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कंसेप्ट था वो हमारा क्लियर हो गया है। इसके अलावा आगे भी क्वेश्चंस आएंगे कोडल प्रोविजन से रिलेटेड, तो उनको भी मैं आगे प्रोसीड करूंगा। क्लियर है? क्योंकि एसएससी जेईई में जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके लेसिंग से ही पूछे गए हैं, एज ए कंप्रेशन मेंबर में, या फिर उसने इफेक्टिव लेंथ से पूछे गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक पोल इज 5 मीटर हाइट, एक इलेक्ट्रिक पोल दे दिया गया है जिसकी हाइट 5 मीटर्स की है। तो क्यों ना हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल बना दें पहले। बिल्कुल सर, ये हमारे पास सर इलेक्ट्रिक पोल है, इस इलेक्ट्रिक पोल की हाइट 5 मीटर है, ग्राउंड से सर उसको फिक्स किया गया है, ग्राउंड से क्या किया गया सर, उसको फिक्स्ड किया गया है। बिल्कुल सर, इसको हम यहाँ पे देख कर देते हैं कि ग्राउंड से सर उसको फिक्स किया गया है। तो फिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कुछ ही डिस्टेंस तक तो उसकी फिक्सिडिटी क्या रहती है सर, कांस्टेंट रहती है, उसके बाद उसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व बनना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो हम भी यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ही डिस्टेंस तक, वैसे तो अगर हम देखते हैं कोड के मुताबिक तो बोलता है कि सर 0.25 L तक उसकी फिक्सिडिटी कांस्टेंट रहती है, और उसके बाद क्या होता है सर, उसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व बनना शुरू हो जाता है, कुछ इस तरह से बनना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूं इस कॉलम हाइट की, हाइट बोल दो इसको, या फिर आप इसको एक्चुअल लेंथ बोल दो। ठीक है? उसने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है सर, उसने रिप्रेजेंट किया इसको हाइट से, तो आप बोल दो सर लेंथ। ठीक है? तो इसकी हाइट कितनी दी गई है सर, यहाँ पर आपके पास 5 मीटर दे दी है, तो हाइट आपके पास 5 मीटर दे दी गई है, या आप सर इसको L बोल सकते हैं। क्लियर है? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है सर, इसकी इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करना। तो इफेक्टिव लेंथ आपके पास कुछ इस तरह से होगी, ये क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है? अब देखिएगा, जब हम बात करते हैं आपकी इफेक्टिव लेंथ की, तो इफेक्टिव लेंथ भी हमारे पास सर कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप की वैल्यू आती है। एक होती है सर आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू, और दूसरी होती है आपके पास रिकमेंडेड वैल्यू। रिकमेंडेड वैल्यू को आप एज ए प्रैक्टिकल वैल्यू बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जब भी सर हम L इफेक्टिव का कंसेप्ट कैलकुलेट करते हैं, तो L इफेक्टिव क्या होता है आपके पास सर, वो होता है सर K × L होता है। क्लियर है? जहां पे सर आपको K भी पता होना चाहिए और इस L का भी पता होना चाहिए। इस L को हम क्या बोल सकते हैं सर, आप एक्चुअल लेंथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्चुअल लेंथ भी बोल सकते हैं। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, अनसपोर्टेड लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम भी बोल सकते हैं। ठीक है? कुछ इस तरह से।
और अगर मैं बात करता हूँ इस k की, तो k क्या है सर आपके पास, दिस इज द कांस्टेंट फैक्टर है। क्या है सर, ये कांस्टेंट फैक्टर है। अब जो ये कांस्टेंट फैक्टर है किस पे डिपेंड करता है सर, आपके एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है, सपोर्टिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है, बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करता है, तीनों एक ही है। किस पे डिपेंड करता है सर आपका, ये सपोर्टिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। या तो आप सपोर्टिंग बोल दो, चाहे आप सर एंड बोल दो, चाहे आप बाउंड्री बोल दो, ठीक है। इस कंडीशंस पे क्या करता है ये सर, डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज आपके पास सपोर्टिंग कंडीशन कैसी है, एक एंड से फिक्स है, दूसरे एंड से फ्री है। कभी भी आपको ऐसे इलेक्ट्रिक वॉल की बात करता है, तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट्स के अंदर भी बताया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपके पास कि एक एंड आपका फिक्स होगा, दूसरा एंड आपका ओवरहैंग होगा यानी कि फ्री होगा। तो इसको हम ऐसे कैंटिलीवर बीम बोल सकते हैं। आपने जितने भी देखे होंगे, आपने रेलवे ट्रैक के साथ क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक टावर होते हैं, उसके साथ क्या होता है आपका क्रेन कनेक्टेड होती है ऊपर से कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जो उसका ओवरहैंगिंग पोर्शन होता है वो क्या होता है सर आपका फ्री होता है, ठीक है। तो वही एग्जांपल इसने बात की है, क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूं इसके k की, तो इस k की वैल्यू क्या क्या होगी देखिएगा। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू IS 800, आप चाहे 1984 के मुताबिक ले लो या 2007, दोनों के से सिमिलर रहेगा, ठीक है। कि सर अगर हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, अगर सर k की वैल्यू हमारे पास 0.65 हो सकती है, k की वैल्यू सर हमारे पास 0.80 हो सकती है, k की वैल्यू सर 1.00 हो सकती है, और k की वैल्यू सर आपके पास कितनी हो सकती है, 2.0 हो सकती है। क्लियर है। ये याद करने का तरीका भी है, मैं इसको कैसे मैनर में याद करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने याद रखा है, ठीक है। कंडीशन तो बहुत सारी है, बट ये आपका बेसिक्स है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। पहली कंडीशंस बोल रही है कि k की वैल्यू आपके पास 0.65 कब होगी, k की वैल्यू 0.65 तब होगी जब दोनों एंड आपके पास फिक्स्ड होंगे। क्या होगा सर, जब हमारे पास बोथ एंड्स क्या होंगे सर आपके पास फिक्स्ड होंगे, क्लियर है। 0.80 कब होगी, जब सर वन एंड मेरे पास कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, वन एंड फिक्स्ड होगा, एंड दूसरा एंड अदर एंड कैसा होगा आपके पास, वो सर आपका हिंज होगा, हिंज बोल दो या आप पिंड बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि k की वैल्यू 1 कब होगी, जब सर मेरे पास दोनों एंड कैसे होंगे, हिंज होंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि बोथ एंड्स आपके पास कैसे होंगे सर, हिंज होंगे। और अगर हम बात करते हैं k की वैल्यू 2 कब होगी, जब सर वन एंड आपके पास फिक्स्ड होगा। तो हम लिख सकते हैं कि सर वन एंड मेरे पास फिक्स्ड होगा, एंड अदर एंड कैसा होगा सर आपके पास, अदर एंड आपके पास फ्री होगा, यानी कि उसको हम एज ए कैंटिलीवर बीम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कैंटिलीवर बीम भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो आज आपके पास वही तो कंडीशन दी गई है, तो क्या आप इस कंडीशन का निकाल सकते हैं, यस सर निकाल सकते हैं। आज क्या दिया है आपके पास, हाइट दिया है, एक इलेक्ट्रिक पोल दिया है, हाइट दिया है, हाइट बोल दो आप, या फिर उसको एक्चुअल लेंथ बोल दो। तो हम लिख सकते हैं उसको एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ मेरे पास कितनी दे दी है सर आपके पास, 5 मीटर्स दे दी गई है, क्लियर है। बोल रहा है कि उसका फिक्स टू द ग्राउंड से फिक्स है और कैरीज ए वायर, और टॉप में उसकी एक वायर लगी है, ठीक है। तो वो जो वायर का काम है वो किसका काम कर रही है, आपके पास फ्रीली वो मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, टू मूव साइड वे ओवर देयर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पोल। तो इस कंडीशन में मेरा इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, L इफेक्टिव इज इक्वल टू K इंटू L। देखिएगा इस कंडीशन में K की वैल्यू क्या होती है सर, 2 होती है। तो मैं लिख देता हूं L इफेक्टिव इज इक्वल टू 2 इंटू L, ठीक है। तो L इफेक्टिव आपके पास 2 इंटू L, L बोले तो हाइट आपके पास 5 मीटर, तो यहां से कितना आ गया सर, 10 मीटर, क्लियर है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए कॉलम सप्लाइसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज। सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो आपके पास कॉलम सप्लाइसेस होता है, ये जो सप्लाइसेस वर्ड आया ये क्या है, देखिएगा सप्लाइसेस क्या है, एक प्रकार की एक स्टील प्लेट है। तो आप लिख सकते हैं कि जो मेरे पास ये सप्लाइसेस है, सप्लाइसेस क्या है आपके पास, एक प्रकार की ये स्टील प्लेट है, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं सर, कॉलम के अंदर करते हैं, ठीक है। और इसको जो हम डिजाइन करते हैं वो कैसे डिजाइन करते हैं सर, डिजाइन एज ए शॉर्ट कॉलम की तरह करते हैं। कैसा करते हैं सर, इसका हम शॉर्ट कॉलम की तरह हम इसका डिजाइन करते हैं, क्लियर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम स्प्लाइसेस का यूज करते क्यों है। स्प्लाइसेस का यूज आप
तब करते हैं जब आपके लेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन कि जो भी आपके पास स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन की लेंथ है वो कम है आपके कॉलम नीडेड लेंथ से। तो देखिएगा इसका जो यूज है हम तब करते हैं when the length of structural steel section is less than column needed length। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको कॉलम वहां पे चाहिए उसकी लेंथ ज्यादा है और आपके स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन की लेंथ कम है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे सर? स्प्लाइसेस का यूज करेंगे। अगर मैं बात करता हूं इसके फंक्शंस की कि सर इसका मेन फंक्शंस क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं इसके प्राइमरी एम की बात करता हूं तो प्राइमरी एम में क्या होता है, ये आपके पास कॉलम की लेंथ को इंक्रीज करता है। क्या करता है सर? कॉलम की लेंथ को क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्लियर है? और दूसरा क्या रहेगा आपके पास? एक तो कॉलम की लेंथ को इसने इंक्रीज किया है और दूसरा हो जाएगा सर आपके पास इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। तो आप लिख सकते हैं इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं तभी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है कि जो कॉलम स्प्लाइसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करने के लिए? लेंथ ऑफ द कॉलम, कॉलम की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। तो ए ऑप्शन आपके पास क्या है? अभी ट्रू है। बी बोल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम। यस, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम को भी ऐसा नहीं है कि इंक्रीज नहीं करता, बट दिस इज द सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी क्या है आपके पास सर? लेंथ ऑफ द कॉलम को इंक्रीज करता है। लेंथ ऑफ द कॉलम की जगह क्या हो सकता है आपके पास? मेंबर भी आ सकता है। ठीक है, कि लेंथ ऑफ द मेंबर इंक्रीज करता है या स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा सर? आपके पास ए होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम नन ऑफ द अबव, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो राइट आंसर क्या हो गया सर आपके पास? ए इज द ट्रू आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार्स इन ए स्टील कॉलम। देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है? स्लेंडरनेस रेशियो पूछा गया है आपका। सिंपल क्वेश्चन है, बार बार वही पूछ रहा है, लेसिंग फ्लैट इन स्टील कॉलम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में, एक बार मैं फिर से बताता हूं। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार, लेसिंग बार शुड नॉट किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 145 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेस्ट कॉलम, लेस कॉलम वो किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए सर? शुड नॉट एक्सीड 1.05 टाइम्स ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, एक्चुअल इससे इतना होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंपोनेंट देखा था हमने, कंपोनेंट वो क्या नहीं होना चाहिए? शुड नॉट एक्सीड 50 टाइम्स या शुड नॉट एक्सीड 0.7 टाइम्स स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एक्चुअल। ठीक है, यही हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जरा बताना। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। कब पूछा गया था? एसएससी जेईई 2010 में पूछा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एज पर IS 800 1984 द लेसिंग ऑफ कंप्रेशन मेंबर शैल बी प्रोपोर्शनल टू रजिस्टर टोटल ट्रांसफर शेयर इज इक्वल टू द। देखिएगा जब भी हम बात करते हैं आपकी किसकी? लेसिंग की बात कर लो, आप लेसिंग की बात कर लो या फिर एंड बैटन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, लेसिंग एंड बैटन इनको जो डिजाइन किया जाता है किसके लिए डिजाइन किया जाता है? डिजाइन टू रजिस्ट दी ट्रांसवर्स शेयर के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, जिसको हम VT लिखते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास VT होता है वो कितना होता है सर? 2.5% ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम होता है, एक्सियली लोडेड कॉलम होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक्सियली लोडेड कॉलम को मैं लिख सकता हूँ, इसको 2.5% को लिख सकता हूँ मैं बाय 100। एक्सियली लोडेड कॉलम हो गया आपके पास P। क्लियर है? तो इस तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। लेसिंग और बैटन इज आल्सो रजिस्ट टू द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास लेसिंग एंड
बैटन्स होते हैं, बैटन्स आर आल्सो टू रजिस्ट दी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इसको भी वो रजिस्ट करता है। बट डिजाइन किसके लिए किया जाता है सर? आपका डिजाइन किया जाता है ट्रांसवर्स शेयर के लिए। ट्रांसवर्स शेयर कितना होता है सर? 2.5%। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शंस, तो ऑप्शन में सर ए नहीं हो सकता है सर, बी भी नहीं हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता है। राइट आंसर क्या हो गया सर आपका? सी, यानी कि 2.5% ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि एज पर कोडल प्रोविजन द इफेक्टिव बकलिंग लेंथ ऑफ कैंटिलीवर स्टील कॉलम, किसकी बात कर रहा है? कैंटिलीवर स्टील कॉलम की। बिल्कुल एजिटेड क्वेश्चंस है। अभी मैंने आपको इसी तरह का क्वेश्चंस बताया। कैंटिलीवर बोले तो एक एंड से सर आपके पास फिक्स्ड होगा, तो हम देखिएगा एक एंड से सर फिक्स होगा, बट दूसरे एंड से सर कैसा होगा सर? वो आपके पास फ्री होगा। फिक्स की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि सर कुछ ही डिस्टेंस तक तो क्या रहेगी सर? उसकी फिक्सिडिटी कांस्टेंट रहेगी, बट उसके बाद उसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व बनना शुरू हो जाएगा भाई। यस सर। तो किस तरह से दिखाई देगा आपके पास? कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी सर? इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। कुछ इसी तरह से थी भाई। यस सर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं सर? आपके पास एल इफेक्टिव निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एल इफेक्टिव मैंने अभी बताया था आपके पास। एल इफेक्टिव क्या होता है? के इंटू एल होता है। अब जो मेरे पास एल इफेक्टिव की वैल्यूज आती है वो दो वैल्यूज आती है। कौन कौन सी वैल्यू आती है स्टूडेंट? एक तो आती है आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू और एक आती है प्रैक्टिकल वैल्यू। तो हम यहाँ पे दोनों वैल्यू की बात कर लेते हैं। एक आती है सर आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू आती है, ठीक है, और एक हमारे पास कौन सी आती है सर? रिकमेंडेड, जिसको मैं एज ए प्रैक्टिकल वैल्यू बोलता हूँ, प्रैक्टिकल वैल्यू बोल देता हूँ। अब जो मेरे पास यहाँ पे थ्योरेटिकल वैल्यूज आती है वो रहती है आपके पास सॉम में आप स्टडी करते हैं। प्रैक्टिकल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे स्टडी करते हैं आप सर? या तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में या आरसीसी में। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपके पास के की वैल्यू रहती है, के की वैल्यू आपके पास सर डिफरेंट रहती है। 0.65 रहती है, के की वैल्यू 0.80 रहती है, के की वैल्यू सर आपके पास 1.00 रहती है और के की वैल्यू आपके पास 2.00 रहती है। कुछ यही था। तो ये कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि के की वैल्यू 2.0 कब रहेगी आपके पास? के की वैल्यू तब रहेगी जब सर वन एंड आपके पास सर फिक्स हो। वन एंड कैसा हो सर? फिक्स्ड हो, एंड अदर एंड कैसा हो सर? आपका फ्री हो। अदर एंड आपके पास सर फ्री हो। तो इसको हम एज ए क्या काउंट कर सकते हैं? आप कैंटिलीवर भी बोल सकते हैं और एज ए इलेक्ट्रिक वोल्ट के नाम से भी आप याद रख सकते हैं, फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा सर? 0.50 भी नहीं होगा, 1.30 तो किसी का नहीं होता, 3 भी किसी का नहीं होता। तो बचा क्या आपके पास सर? 2.0 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं L लिखता चाहूँ तो L क्या हो गया सर आपके पास? ये एक्चुअल लेंथ हो गया। जब मैं दो बारी कर सकता हूँ तो आपको क्यों दिक्कत आ रही है? आप भी क्वेश्चन को दो बारी करिएगा से। ठीक है, के क्या है आपके पास? कांस्टेंट फैक्टर है। के क्या है? कांस्टेंट फैक्टर है, जो किस पे डिपेंड करता है सर? आपका सपोर्टिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? सपोर्टिंग कंडीशन पे करता है। और सपोर्टिंग कंडीशन कैसी है? फिक्स है, फ्री है, हिंज है, पिन्ड है, रोलर है, कैसी है? वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी। ये वैल्यू कब है सर आपके पास? जब हमारे पास बोथ हैंड कैसे होंगे सर? फिक्स्ड होंगे। बोथ हैंड कैसे होंगे सर? फिक्स्ड होंगे। और ये वैल्यू कब रिकमेंडेड होगी सर? जब वन एंड आपका फिक्स होगा। वन एंड सर जब मेरे पास कैसा होगा? फिक्स्ड होगा, एंड अदर एंड आपके पास कैसा होगा भाई? हिंज होगा। ठीक है, और ये वैल्यू कब आएगी सर? जब बोथ एंड मेरे पास कैसे होंगे? हिंज होंगे। बोथ एंड कैसे होंगे? हिंज होंगे। ये कब आएगा सर? जब मेरे पास सर वन एंड आपके पास कैसा होगा? फिक्स्ड होगा, एंड अदर एंड आपके पास कैसा होगा सर? हिंज होगा। ठीक है, क्लियर है? जितना ज्यादा आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना बेटर आपका कंसेप्ट बनेगा। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर भी सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा 2011 में रिपीटेड क्वेश्चन है और 2010 में यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 11 में ये आपका इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था और यही क्वेश्चन आपका फिर से मॉर्निंग शिफ्ट में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The lacing bar in steel column should be designed. तो किसके लिए डिजाइन किया जाता है? टू रजिस्ट दी ट्रांसवर्स शेयर के लिए।
ठीक है। अब जब ये ट्रांसफर शेयर्स के लिए किया जाता है तो उस कंडीशन में VT कितना होता है सर आपके पास 2.5% ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम, एक्सियली लोडेड कॉलम, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट है, वो इवनिंग शिफ्ट में था, ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया आपसे, तो कितना हो गया सर आपके पास यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेस कॉलम कंपेयर टू एक्चुअल मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो शैल बी कंसीडर। आपसे क्या पूछा है, लेस कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो पूछा है, ठीक है। तो आपको पता है मैंने सभी आपके पास कि स्लेंडरनेस रेशियो आपका किसका सर, लेस्ट कॉलम का कितना होता है सर, उसका शुड नॉट एक्सीड 1.05 टाइम्स, ठीक है, इतना होता है, ठीक है, 1.05 टाइम्स होता है। उसी तरह से स्लेंडरनेस रेशियो आपका बैटन का देखा था हमने, या मैं इक्वल टू लिख देता हूं तो ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। कॉलम कितना होता है सर आपके पास 1.05 टाइम्स ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एक्चुअल, ठीक है। और वहां पे अगर बैटन की बात करते हैं, बैटन कॉलम की देखते हैं, तो बैटन कॉलम में क्या होता है 1.10 स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एक्चुअल होता है। क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंपोनेंट की। कंपोनेंट तो क्या होता है सर आपके पास शुड नॉट एक्सीड, और 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पास 0.7 टाइम्स ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एक्चुअल। क्लियर है। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार, लेसिंग बार आपने देखा था, वो शुड नॉट बी एक्सीड 145 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ क्या देखा था हमने, कंपोनेंट देखा, लेसिंग बार दिख लिया, सारा दिख लिया, सब तो इंपॉर्टेंट आ गए यहाँ पर आपके पास। तो आपका कितना होगा सर, ये होगा। उसने पूछा क्या है, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेस कॉलम कंपेयर टू एक्चुअल। लेस कॉलम कंपेयर टू एक्चुअल कितना होता है सर आपके पास, ये होता है सर 1.05 टाइम्स। क्या होता है 1.05 टाइम्स, यानी कि उसको सर 5% इंक्रीज किया जा रहा था। इट मीन्स 5% इंक्रीज। यहाँ पे 10 है तो इट मीन्स 10% इंक्रीज, डिक्रीज नहीं सर, इंक्रीज। इंक्रीज का सही नहीं है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। ये भी क्वेश्चंस रिपीटेड है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड बी लेस देन। देखिएगा वही क्वेश्चन 2012 में है, यही क्वेश्चन आपका 4 में पूछा गया है, 10 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया है और फिर से 12 में पूछा गया है। तो कितना नहीं होना चाहिए सर, 145 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड 145, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है कि एक सिलेंडर सेक्शन बकल लोकली, कि एक जो आपका सिलेंडर सेक्शन होता है, देखिएगा कि जितना ज्यादा आपका मेंबर सिलेंडर होगा उतना ज्यादा उसमें क्या रहेंगे, बकलिंग के चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट कॉलम में क्या होता है, किसके कारण फेल होता है सर, क्रशिंग के कारण फेल होता है। बट जब लॉन्ग कॉलम की बात करते हैं तो लॉन्ग कॉलम किसके कारण फेल होता है सर, बकलिंग के कारण होता है, क्योंकि उसकी वेब क्या होगी, जितनी ज्यादा लंबी उसकी वेब होगी आपका मेंबर क्या करने की कोशिश करेगा, उतना ज्यादा बक्कल करने की कोशिश करेगा। देख लेते हैं यहाँ पर कि कॉलम को हम एज ए आई सेक्शन की तरह डिजाइन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट सेक्शंस बना के दिखा देता हूँ। एक मान लेते हैं आपके पास आई सेक्शन ये है, जिसका इक्वल ही है सब कुछ, कि उतना ही उसका फ्लैंज है, उतना ही सर उसका वेब है, और उतना ही उसका टेंशन फ्लैंज है और कंप्रेशन फ्लैंज है। एक और हम बात कर लेते हैं सर, एक और मैं बढ़ा देता हूँ, कुछ इतना ले आता हूँ, आपका सेक्शन बढ़ा दिया मैंने, अब कुछ यहाँ पे हो गए मेरे पास लाइन, और एक और बार में फिर और इंक्रीज कर देता हूँ सर। तीसरा मेंबर ले लेता हूँ कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से ले लेता हूँ। क्लियर है, कुछ इसी तरह से है। अगर हम इसके सेक्शंस को दो पार्ट्स के अंदर जब डिवाइड करते हैं तो कुछ डिवाइड कैसे करते हैं सर, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस पार्ट हो गया है, कुछ यही होता है ना भाई, यस सर। तो देखिएगा ये इसका न्यूट्रल एक्सिस जोन हो गया है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस जोन हो गया है, और ये सर इसका मान लेते हैं ये मेरा इसका हो गया है, सॉरी इसका हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3D में दिखाना चाहूँ तो 3D में कुछ मेरे पास कैसे दिखाई देगा भाई, ये देखिएगा 3D में आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मान लेते हैं मेरे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। आप भी बना सकते हो भाई, ठीक है। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि आप ड्राइंग बना पा रहे हो किसी चीज की या नहीं बना पा रहे हो। फिर नाम का है का सिविल इंजीनियर, ठीक है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे ड्राइंग से इसको प्लॉट कर दिया है कुछ इस तरह से कि सर आपने बोला है कि डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स है। तो देखिएगा आपके अगर बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस के अबव की जोन का, तो आपका यहाँ पे क्या है सर, ये आपका कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है सर, तो ये भी कंप्रेशन में आ रहा है आपके पास और ये भी आपका कंप्रेशन में आ रहा है, ठीक है। और ये सर आपका क्या है सर, ये टेंशन है, नीचे ये टेंशन है और ये भी क्या है सर आपका टेंशन है और ये भी सर आपका क्या है सर टेंशन है। क्लियर है। अब जब हम बात करते हैं इसके कंप्रेशन की, यानी कि ये वेब है, तो वेब किसके लिए डिजाइन किया जाता है, टू रजिस्ट द बेंडिंग मूवमेंट, और आपका जो ये वेब है किसके लिए सर, शेयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बकलिंग के चांस ही देखेंगे तो बहुत कम बकलिंग के चांस दिखेंगे, बट यहाँ पर क्या है, वेब आपकी क्या है सिलेंडर होती जा रही है, तो यहाँ पे बकलिंग के चांस आपको कुछ ज्यादा दिखाई देंगे। बट अगर हम नेक्स्ट लास्ट केस देखते हैं तो यहाँ पे आपको बकलिंग के चांसेस और ज्यादा दिखाई देंगे, यानी कि वेब आपका जितना सिलेंडर होता जाएगा उतना ज्यादा उसमें बकलिंग का क्राइटेरिया आएगा। और उसमें बकलिंग का क्राइटेरिया कब आएगा, तब नहीं आएगा जब आपका यील्ड मूवमेंट रीच हो जाएगा, नहीं, यील्ड मूवमेंट के रीच से पहले ही आ जाएगा कि मटेरियल की स्ट्रेंथ को टूटने से पहले ही आपके सेक्शन की ताकत में क्या आ जाएगी, वहां पर फेलियर आ जाएंगे। क्लियर है। तो बोल रहा है कि आफ्टर रीचिंग यील्ड मूवमेंट, नो सर, एज सून इट्स रीच अल्टीमेट स्ट्रेंथ, नो सर, बिफोर रीचिंग द यील्ड मूवमेंट, बिफोर रीचिंग द यील्ड मूवमेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर, इसका सी इज द राइट आंसर हो गया। ये आप देखोगे यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि वेब की हाइट बोल दो या लेंथ बोल दो, हाइट इज मोर, कि जितनी ज्यादा हाइट होगी आपका सेक्शन क्या रहता रहेगा वहां पर, उतना ज्यादा सिलेंडर होता जाएगा, उतना ज्यादा क्या होगा, सिलेंडर होता जाएगा, ठीक है। तभी तो आपको बोलते हैं कि जो स्लेंडरनेस रेशो होता है आपके पास, लैम्डा की जो रेशो होता है उसको क्या करना चाहिए, आपको लिमिटेड करना चाहिए। और आपने देखा था आरसीसी में जो स्लेंडरनेस रेशो होता है वो शुड नॉट एक्सीड, वो 60 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। सर 60 से ज्यादा क्यों एक्सीड नहीं करना चाहिए, कि सर अगर हमारा स्लेंडरनेस रेशो इन केस ऑफ आरसीसी, इन केस ऑफ किसकी बात कर रहा हूं, आरसीसी में वो एक्सीड कर गया सर 60 से, तो वहां पे क्या आ जाएंगे सर, बकलिंग के चांसेस ज्यादा आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, बकलिंग चांसेस क्या रहेंगे सर, मोर रहेंगे। ऐसा नहीं है, डीएसएस में भी होता है भाई, ठीक है। जितने भी आपके स्टील के कॉलम है उनकी लेंथ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉरी उनकी वेब लेंथ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जितने ज्यादा होंगे तो आपका सेक्शन क्या करेगा, उतना ज्यादा बक्कल के चांसेस उसमें ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया सर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि which one of the following factor does not affect the lateral buckling। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो लेटरल बकलिंग को अफेक्ट नहीं करता ऑफ ए स्टील आई सेक्शन। तो यहाँ पे हम ऐसे आई सेक्शंस की बात की थी, तो आपने इस आई सेक्शंस में बताना है कि कौन सा सेक्शन आपकी लेटरल बकलिंग को अफेक्ट नहीं करता। सिंपल सा फंडा है, स्लेंडरनेस रेशियो इज आल्सो अफेक्टिंग द, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर तो बोल रहा है कि आई सेक्शन अंडरगोइंग बेंडिंग अबाउट द मेजर एक्सिस, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो आपकी जो मेजर एक्सिस होता है, जो मेजर एक्सिस के अलोंग में आपका बकलिंग नहीं आ सकती, माइनर एक्सिस के अलोंग ही क्या आती है, आपकी बकलिंग अकर्स होती है। हमेशा ये चीज ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि लेटरली अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। सर लेटरली अनसपोर्टेड, तो इसमें तो क्या करेगा सर, वो अफेक्ट करेगा, तो अफेक्टेड, इसको लिखता हूं अफेक्टेड, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है आपके पास, ये होता है सर एल इफेक्टिव बाय आर मिनिमम होता है सर, बिल्कुल एल इफेक्टिव होता है सर, के इंटू एल होता है। आर मिनिमम को अगर हम लिखना चाहें तो आर मिनिमम क्या होता है सर आपके पास, स्क्वायर रूट आई बाई ए होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई ए होता है। क्लियर है। तो पहला अगर मैं इस एल की बात कर लेता हूं, जो आप सभी को अभी से बताया मैंने कि एल क्या था सर हमारे पास, अनसपोर्टेड लेंथ, क्या है भाई, अनसपोर्टेड लेंथ। तो आप लिख देते हैं अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम है, लेंथ ऑफ कॉलम, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक्चुअल लेंथ भी काउंट कर सकते हैं। के क्या है, कांस्टेंट फैक्टर। तो पहला बोला बिल्कुल अफेक्ट करेगा सर, तो इसका सर ए तो ये अफेक्टेड हो गया है। बी देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट द मेजर एक्सिस, नहीं, मेजर एक्सिस आपका अफेक्टेड नहीं होता है, तो आप लिख सकते हो नॉट अफेक्टेड। मेजर एक्सिस के अलोंग क्या आएगा सर, नॉट अफेक्टेड, ठीक है। सारे ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। सी देखते हैं, बाउंड्री कंडीशन एट द एंड, बिल्कुल के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, वहां पे बाउंड्री कंडीशन देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब भी क्या है सर, वो अफेक्टेड है,
ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं कि रेडियस ऑफ जाइरेशंस अबाउट द माइनर एक्सिस ऑफ द सेक्शंस आर मिनिमम दिखेगा कि जितना ज्यादा आपका आर मिनिमम होगा स्लेंडरनेस रेशियो आपका क्या होगा उतना कम होगा। क्लियर है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो किस पे अफेक्टेड रहेगा सर आपके, वो सर आपके के पे भी रहेगा, एल पे भी रहेगा और आपके सर रहेगा। किस पे नहीं रहेगा, मेजर एक्सिस के लॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि जो कॉलम में जो बकलिंग आती है वो मेजर एक्सिस के लॉन्ग नहीं आ सकती है, क्योंकि मेजर एक्सिस स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू वीकर एक्सिस। तो वीकर एक्सिस के लॉन्ग आपका सेक्शंस क्या होगा सर, अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सर मेरे पास वो क्या होगा सर, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वेरी फिर से आ गया क्वेश्चंस। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्टील कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स, कि वो हेल्ड इन पोजीशंस है एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन है एट बोथ एंड्स। तो इसका मतलब क्या है कि पोजीशन पे हेल्ड भी हो रहा है और रिस्ट्रेन भी रोका भी जा रहा है उसको रोटेशन से। तो दोनों एंड कैसे हैं आपके पास, यहाँ पर फिक्स्ड है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा आपको कि कंडीशंस क्या दे दी गई हमारे पास, कंडीशंस दे दी गई है कि सर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशंस, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशंस, बिल्कुल सर, हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड, रोका गया है उसको, रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशंस, कि वहां पे किसी तरह का रोटेशन भी ना अलाउड हो। ठीक है, तो इट मींस, इसका मतलब क्या है, इट मींस कि दोनों एंड, बोथ एंड कैसे हैं आपके पास सर, फिक्स्ड हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं जब वो दोनों एंड आपके पास फिक्स्ड होंगे भाई कुछ इस तरह से, दोनों एंड कैसे हैं सर आपके पास, बिल्कुल फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड की प्रॉपर्टीज क्या रहती है कि सर कुछ ही डिस्टेंस तक तो आपकी फिक्सिडिटी कांस्टेंट रहती है। कोड तो बोलता है कि कितने डिस्टेंस तक रहती है सर, 0.25 L तक रहती है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं इसकी लेंथ की, तो ये क्या हो गया सर आपके पास, ये होगी लेंथ। इस लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं, अनसपोर्टेड ऑफ लेंथ भी बोल सकते हैं और एक्चुअल लेंथ भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर एल बोलेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, इसकी इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ में देखिएगा फिक्स की प्रॉपर्टीज कि सर कुछ ही डिस्टेंस तक तो फिक्सिडिटी क्या रहेगी आपके पास, कांस्टेंट रहेगी। तो देखते हैं कांस्टेंट। उसके बाद क्या रहेगा सर आपका, इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व बनना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं भाई कि सर कुछ ही डिस्टेंस तो क्या रहती है सर, हमारी फिक्सिडिटी कांस्टेंट रहती है। और उसके बाद सर हमारा जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कर्व बनना शुरू हो जाता है, वो कैसे बनता है भाई, देखिएगा वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो आपको यहीं पे तो बतानी है कि आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस एल इफेक्टिव की बात करता हूँ, एल इफेक्टिव, तो इसकी दो वैल्यूज आती है। अब ये दो वैल्यूज कौन सी आती है जरा देखिएगा। एक तो मैंने आपको भी बताया है कौन सी सर, एक तो थ्योरेटिकल वैल्यू आती है, थ्योरेटिकल वैल्यू आती है, और दूसरी कौन सी आती है सर आपके पास, प्रैक्टिकल वैल्यू आती है। प्रैक्टिकल, अगर मैं थ्योरेटिकल वैल्यूज की बात करता हूं तो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है सर 0.50 L होती है। प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करता हूं जो 0.65 L होती है। L क्या है सर हमारे पास यहाँ पर, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम है। क्लियर है, तो देखिएगा 0.80 L कब आएगी सर, जब आपके पास वन एंड कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, वन एंड फिक्स्ड होगा एंड अदर फ्री होगा। अदर कैसा होगा सर आपके पास, फ्री होगा। अब बात करते हैं सर 1.0 L कब आएगा, जब दोनों एंड आपके पास कैसे होंगे सर, हिंज होंगे, बताया मैंने आपको। और सर अगर मैं बात करता हूं ये कब है आपके पास, ये सब तब है जब दोनों एंड फिक्स हो, बोथ एंड कैसे हो सर आपके पास, फिक्स्ड हो। और बोथ एंड फिक्स के लिए ये भी कौन सी वैल्यू है सर मेरे पास, थ्योरेटिकल वैल्यू है। कौन सी है सर, थ्योरेटिकल वैल्यू है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये भी क्या है सर, जब दोनों एंड मेरे पास कैसे हो, फिक्स्ड हो। बिल्कुल, बोथ एंड फिक्स्ड हो, पर कंडीशन कौन सी है सर आपके पास, प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली है। ठीक है, तो आज क्या कर रहे हैं आप, डीएसएस का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो डीएसएस में आपका आंसर क्या होगा, प्रैक्टिकली। हालांकि इसका आंसर सी भी हो सकता है स्टूडेंट और डी भी हो सकता है, बट जब आप एज ए आरसीसी में कवर करते हैं उसको और एज ए आप अपने
डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में कवर करते हैं, तो इसका आंसर क्या प्रेफर करेंगे हम? डी करेंगे। हालांकि इसका आंसर अगर आप सी भी करते हो तो सी भी गलत नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था। अब चैलेंज के हर सभी स्टूडेंट्स को क्या दिए गए, यहाँ पर इक्वली मार्क्स दिए गए हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर सी भी हो सकता है सर इसका आंसर, और डी भी हो सकता है, बट आपको मानना क्या है सर इसका? डी, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल वैल्यूज को लेना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? द परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस इन वर्क स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ कॉलम बेस्ड इज कंसीडर। देखिएगा यहाँ पे हमने क्या देखा था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहा है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोले तो आपके पास WSM की बात कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस थी एज पर IS 800 परमिसिबल वैल्यू। परमिसिबल स्ट्रेस इज टेकन एज, कुछ वैल्यूज थी परमिसिबल स्ट्रेस की, वो ध्यान रखना है। वैसे तो हम इसको कनेक्शंस में भी कर चुके हैं और आपके पहले पार्ट्स के अंदर भी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले में। तो देखिएगा एक्सियली हम किसकी बात करेंगे? आपके टेंशन की बात करेंगे, और एक्सियली हम कंप्रेशन की बात करेंगे। जब मैं एक्सियली टेंशन की बात करता हूं उसकी नोटेशन रहेगा सिग्मा AT, और कंप्रेशन की बात करूंगा तो सिग्मा AC रहता है। अगर इन दोनों की वैल्यूज देखते हैं तो कितनी रहती है सर आपके पास? तो 0.60 Fy रहती है। क्लियर है? एक्सियल। अब मैं बात करता हूं एक्सियली बेंडिंग। एक्सियली क्या आएगा आपके पास? बेंडिंग की बात कर लेते हैं। अब जब एक्सियली बेंडिंग की बात कर लेते हैं तो उसमें भी आपका टेंशन भी हो सकता है, बेंडिंग इन टेंशन हो सकता है, और बेंडिंग इन आपके पास कंप्रेशन हो सकता है। तो अगर बेंडिंग इन टेंशन की बात करता हूं तो सिग्मा BT हो गया आपके पास टेंशन, और यहाँ पे हो गया सिग्मा BC हो गया है। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज देखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है सर आपके पास? 0.66 Fy रहती है। कुछ इसी तरह से Fy क्या हमारे पास सर? यील्ड स्ट्रेस है। उसी तरह से अगर मैं थर्ड केस देखता हूँ एवरेज शेयर स्ट्रेस, तो एवरेज शेयर स्ट्रेस की वैल्यू देखते हैं। एवरेज शेयर स्ट्रेस जिसको मैं टाउ AB लिखता हूँ वो कितना रहता है सर? 0. कितना रहता है भाई? 0.40 Fy रहता है। उसी तरह से अगर मैं मैक्सिमम किसकी बात कर लेते हैं हम? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को हम किससे इंडिकेट करते हैं? आपका टाउ मैक्स से इंडिकेट करते हैं, टाउ मैक्स। तो ये कितना होता है सर आपके पास? ये होता है सर 0.45 Fy होता है। ठीक है? उसी तरह से अगर हम बेयरिंग स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? अब आपकी बेयरिंग स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। तो बेयरिंग स्ट्रेस क्या रहता है आपके पास सर? जिसको मैं सिग्मा BR लिखता हूं, तो ये रहेगा आपके पास 0.75 Fy। ठीक है? Fy क्या हमारे पास सर? यील्ड स्ट्रेस है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया सर? देखिएगा 0.87 भी नहीं होगा, 0.67 भी नहीं होगा, 0.60 भी नहीं होगा। राइट आंसर इज 0.75 Fy होगा। क्लियर है? बेयरिंग स्ट्रेसेस आपकी कब इंड्यूस होती है? बेयरिंग स्ट्रेसेस आपकी तब इंड्यूस होती है जब दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस आपस में मीट करते हैं। जैसे आपका हो गया कॉलम का बेस और फाउंडेशन का टॉप। ठीक है? जब ये आपस में कनेक्ट में होते हैं तो उस समय आपकी बेयरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होती है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये क्या है? ये मेरे पास एक फाउंडेशन है, इसके ऊपर मैंने क्या किया है? कॉलम किया है। ये कॉलम का क्या है? बेस है। अब इसका बेस और आपके फाउंडेशन का टॉप आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस सेक्शंस पे आपका क्या इंड्यूस होगा सर? बेयरिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होगी, जो कितना लिया जाएगा? 0.75 Fy लिया जाएगा। Fy क्या है सर आपके पास? यील्ड स्ट्रेस है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि कंप्रेशन मेंबर ऑलवेज टेंड टू बकल इन द डायरेक्शन ऑफ, कि जो आपका कंप्रेशन मेंबर होता है वो ऑलवेज बकल होता है इन द डायरेक्शन ऑफ माइनर एक्सिस। क्लियर है? बोल रहा है यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लोड, एक्सियल ऑफ द लोड, मिनिमम क्रॉस सेक्शन या लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? ए, यानी कि लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशंस की। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम इज 0 व्हेन इट्स लेंथ, कि जब हम स्लेंडरनेस रेशियो बोले तो लैम्डा इज इक्वल टू L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम।
क्लियर है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर एल इफेक्टिव की, तो एल इफेक्टिव को मैं क्या लिख सकता हूं सर, ए इंटू एल। आर मिनिमम को क्या लिख सकता हूं, रूट आई बाई ए। आई हो गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए हो गया हमारे पास क्रॉस सेक्शन। क्लियर है। तो उसने क्या बोल दिया है कि अगर आप स्लेंडरनेस रेशियो को 0 कर दोगे तो क्या हमारे पास जो लेंथ होगा वो इफेक्टिव लेंथ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। उसने बोला किसको 0 कर दो, आप लेंथ को 0 कर दो। 0 कर दो तो ये सब 0 ही तो बन जाएगा आपके पास पे, ठीक है। तो क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू एक्चुअल लेंथ हो जाएगा। नो सर, ऐसा तो नहीं होगा भाई, नो। क्या इज वेरी लार्ज, नो सर, लार्ज भी नहीं होगा। इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ जायरेशन, सर नो, ये भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ऐसा तभी होगा जब सर आपके पास जितने भी कॉलम के सपोर्टिंग होंगे वो चारों डायरेक्शंस में वो क्या हो गए, थ्रू आउट द सपोर्टेड होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा सर, डी, कि इज सपोर्टेड ऑन ऑल साइड थ्रू इट्स लेंथ। कि जब हमारे पास क्या है सर, स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा की वैल्यू अगर 0 होगी तो इट मींस, इसका मतलब क्या है, it means कि is supported on all sides throughout its length, क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था भाई। तो डी आपका क्या हो गया सर, राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिंगल लेस्ड कॉलम कंस्ट्रक्शन द थिकनेस ऑफ द फ्लैट लेसिंग बार शैल नॉट बी लेस देन। आपके पास यहाँ पे लेसिंग की थिकनेस पूछी गई है, तो यहाँ पे मैं 2 कोडल प्रिज्म देखूंगा। तो देखिएगा, लेसिंग के बारे में हम देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट कोडल प्रिज्म अकॉर्डिंग टू IS 800 के मुताबिक, ठीक है। अब हमें 800 2007 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले थिकनेस ऑफ लेसिंग, मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग सिस्टम, ये ज्यादा बेटर रहेगा कि मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग सिस्टम क्या होगा आपके पास, जिसको मैं टी मिनिमम बोल सकता हूँ। तो देखिएगा, जो टी मिनिमम होगा आपके पास शुड नॉट बी लेस देन एल इफेक्टिव बाई 40, और दूसरा रहेगा टी मिनिमम इज शुड नॉट बी लेस देन एल इफेक्टिव बाई 60, ठीक है। 2 कोडल प्रिज्म है सर। पहला कब आएगा आपके पास, जब सर आप सिंगल लेसिंग यूज कर रहे हैं, और दूसरा कब सर आप जब आप डबल लेसिंग का यूज कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं, ये कब होगा सर मेरे पास, ये सर आपका सिंगल लेसिंग में होगा, और ये सब कब होगा सर आपके पास, डबल लेसिंग में होगा, ठीक है। ये सिंगल लेसिंग में होगा और ये आपके पास डबल लेसिंग में होगा। क्लियर है, इतना भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी इतना हो गया है। तो देखिएगा ऑप्शंस क्या बोल रहा है कि 1/15 ऑफ द विड्थ ऑफ द लेसिंग बार, 1/3 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग बार, या 1/40 ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लेसिंग बार। तो आपका आंसर क्या हो गया है सर, यहाँ पर सी हो गया है। ये हो गया हमारे पास एक और कोडल प्रिज्म। अब हम यहाँ पे दूसरा कोडल प्रिज्म देखते हैं, मिनिमम विड्थ का, मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार या लेसिंग मेंबर की जगह लेसिंग सिस्टम लिख देते हैं, लेसिंग सिस्टम, जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज W मिनिमम। अब हमारे पास जो W मिनिमम होता है वो होता है आपके पास 3 टाइम्स नॉमिनल डाया ऑफ रिविट बोल दो या फिर बोल्ट बोल दो, ठीक है। ये होगा है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका टेबल कि इफ यहाँ पे क्या जाएगा, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट आ जाएगा आपके पास, नॉमिनल डाया रिवेट या फिर बोल्ट, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पे हो जाएगा सर हमारे पास मिनिमम विड्थ हो जाएगा। ये भी सर हमारे पास किस में रहेगा, mm में रहेगा, और ये भी किस में रहेगा सर हमारे पास mm में होगा। जैसे यहाँ पर 16 mm है सर तो क्या होगा, जब सर 18 mm है तो क्या होगा सर, जब 20 mm है तो क्या होगा, और जब 22 mm है तो क्या होगा, ठीक है। ये सब आपको देखना है।
तो देखिएगा जब 16 mm होगा, 18 mm होगा, 20 mm होगा और 22 mm होगा। तो 16 3 जा 3 गुना बताना आपने, 48 होता तो इसको राउंड ऑफ आप ले सकते हैं 50 mm। यहाँ पे 18 3 जा कितना होता है 54, तो राउंड ऑफ ले सकते हैं आप 55 जो कोड में दी गई है। ठीक है, यहाँ पे 20 दिया है, 20 को आप करोगे तो 60 mm। ठीक है, यहाँ पे 22 दिया है तो यहाँ पे 66 बनते हैं 3 टाइम्स, तो ये कितना हो गया सर 65 mm बन गया है। क्लियर है। तो आपका जो इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन था यहाँ पे मिनिमम थिकनेस का और मिनिमम विड्थ का लेसिंग का, वो भी हमने क्या कर दिया है कंप्लीट कवर कर दिया है। क्लियर है। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है कि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट बी एक्सीड। अभी मैंने बताया कि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार का क्या नहीं होना चाहिए सर आपके पास 145 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेस कॉलम क्या था सर आपके पास शुड नॉट बी एक्सीड 1.05 टाइम्स ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एक्चुअल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ बैटन का भी मैंने आपको बताया था, बैटन कॉलम तो वो भी क्या था सर शुड नॉट बी 1.10 स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एक्चुअल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अगर मैं कंपोनेंट की बात करता हूं तो शुड नॉट बी एक्सीड 50 नहीं होना चाहिए, 0.7 टाइम ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एक्चुअल। क्लियर है। इस तरह के अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बन गया है तो यार एसएससी जेई क्या आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपका तरीका क्या है क्वेश्चंस को कवर करने का। सर 120 नहीं सर, 180 नहीं सर, 100 नहीं, तो आपका आंसर हो गया सर यहाँ पर बी इज द राइट आंसर इज 145। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम अलाउबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर members carrying a compression load due to wind and seismic force। देखिएगा आज किसकी बात कर रहा है, आपके wind and seismic force की बात कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो बतानी है। किसकी बात कर रहा है, फॉर ए मेंबर्स कैरिंग ए कंप्रेशन लोड, जो किस तरह का लोड कैरी कर रहा है, आपका कंप्रेशन लोड कैरी कर रहा है ड्यू टू विंड एंड सिस्मिक फोर्सेस ओनली, कि जब आपके पास विंड लोड और सिस्मिक फोर्स का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है। देखिएगा मेंबर्स क्या हमारे पास कंप्रेशन मेंबर है, तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इसका शॉर्टकट लिखना चाहूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं सर कि मेंबर कौन से हैं आपके पास, किसकी बात करेंगे हम कि सर मेंबर कौन से हैं और आपके पास वहां पर उनका स्लेंडरनेस रेशियो है। मेंबर है सर मेरे पास दैट इज कंप्रेशन मेंबर और स्लेंडरनेस रेशियो L इफेक्टिव बाई R मिनिमम, कुछ इसी तरह से होता है। देखिएगा कंप्रेशन मेंबर की पहली कंडीशन हो सकती है कि मेंबर किस तरह का लोड कैरी कर रहा है आपके पास, वो कैरी कर रहा है सर आपके पास डेड लोड प्लस आपके पास लाइव लोड। लाइव लोड बोलो या इम्पोज लोड को मैं IL लिख देता हूँ, तो उस कंडीशन में स्लेंडरनेस रेशियो कितना होता है सर आपके पास 180। तो यही तो बोला है आज उसने आपके पहले कि एक मेंबर कैरिंग ए कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड सुपर इम्पोज लोड, तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा 180 होगा। नेक्स्ट बोला है कि एक मेंबर इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेस प्रोवाइडेड द डिफॉर्मेशन सच मेंबर्स डज नॉट adversely affect stress any part of these structures। आज मेंबर में क्या है आपके पास, कुछ विंड लोड का इफेक्ट कंसीडर किया गया है या अर्थक्वेक का इफेक्ट कंसीडर किया, मेंबर आपका कंप्रेशन ही है, तो उस कंडीशन में कितना स्लेंडरनेस रेशियो होगा सर आपके पास 250 होगा, तो दैट इज 250। तो आज यही तो बोला है आपके कारण, किसके कारण, विंड और सिस्मिक फोर्स के कारण, तो आपका आंसर क्या हो गया सर 250। 180 कब आता है सर, जब मेरे पास डेड लोड प्लस लाइव लोड होगा। क्लियर है। 250 कब आएगा, जब सर विंड लोड या अर्थक्वेक होगा। शर्त क्या है कि मेंबर क्या होना चाहिए आपके पास, कंप्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि मेंबर कैरिंग ए नॉर्मली टेंशन, कि मेंबर है नॉर्मली टेंशन को कैरी कर रहा है बट सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस विंड एंड अर्थक्वेक। आज मेंबर कैसा है, टेंशन है, मेंबर्स कैसा है, टेंशन है, बट वहां पे क्या आ रहा है सर आपका विंड लोड और अर्थक्वेक का इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा सर आपका 350 होगा। तो ये 350 कब फॉलो होगा आपके पास, 350 आपका तब फॉलो होगा जब आपका मेंबर अंडर टेंशन होगा। मेंबर क्या होगा सर हमारा अंडर टेंशन होगा, और अंडर टेंशन के साथ वहां पर विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड का कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब ये 400 कब आएगा, ये आपके लिए है। ठीक है, ये वैल्यूज आपके लिए है कि 400 कब हम रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो भी यहाँ पर आपका पहला सेशन था, पहले सेशंस में हमने राउंड ऑफ यहाँ पे टोटल 19 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आप भी इन 19 क्वेश्चन को इसी वे में कवर कीजिएगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आप अपना कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सर हो गया है हम दोबारा नहीं करेंगे,
अगर आपने वहां पे 2 चीजें पढ़ी है तो नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो 3 चीजें और पढ़ लीजिएगा उसकी, कहीं ना कहीं आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 ही चीजें देखी है इस सेशंस में। पहले सेशंस में ज्यादातर क्वेश्चन आपके लेसिंग सिस्टम से पूछे गए थे और आपके क्वेश्चन वहां पर इफेक्टिव लेंथ से पूछे गए थे। यही 2 टॉपिक ऐसे हैं आपके डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में जो एसएससी जेईई में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से फ्रेम किए जाते हैं। क्लियर है? तो जब तक हम आपका सेकंड सेशन लेकर आते हैं तब तक अपने पहले सेशंस को एंजॉय कीजिएगा और जो आपका प्रीवियस सेशन था जिसमें हमने टेंशन मेंबर कवर किया था उसको भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा डियर। क्लियर है? तो मिलते हैं अब आपको नए सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए।